तो साथियों, हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड का आईपीओ आज से ओपन हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर में कार्य करती है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास, फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की बीते 3 सालों में, और आज इनका आईपीओ शुरू हुआ है तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का फिगर क्या रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या रहे हैं, सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इन द एंड बात करेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। फिलहाल कंपनी की अगर हम बात करें 2010 में इनकॉर्पोरेट होती है। ये हर्षा ग्रुप से बिलोंग करती है, लेकिन हर्षा ग्रुप जो है थोड़ा सा पुराना है। यहाँ पे 1986 में हर्षा ग्रुप जो है तो वो इनकॉर्पोरेट हुआ था। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे ब्रास, स्टील, पॉलीएमाइड केजेस जैसे प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे कंपनी जो है तो मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर इंडियन बेयरिंग केज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इसका जो मार्केट शेयर है वो लगभग 50 से 60% का है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि बेयरिंग केजेस में इंडिया में ये जो है तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। अदर देन यहाँ पे इंजीनियरिंग बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है तो सोलर ईपीसी के भी बिजनेस में कार्य करती हुई देखने को मिलती है। ऑल दो यहाँ पे कंपनी जो है तो अभी नेसेंट स्टेज में है, इस सेगमेंट में कंपनी अभी ग्रो कर रही है। बीयरिंग केजेस की बात करें तो ये कुछ कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं। हालांकि आई होप कि आप लोग यहाँ पे बीयरिंग समझते होंगे। जो दो रोटरी पार्ट होते हैं उनके बीच में बीयरिंग जो है तो एक कपलिंग की तरह कार्य करता है, एक फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और उसके साथ साथ ये इंश्योर करता है कि एक हाई स्पीड के साथ ये दोनों रोटरी जो पार्ट हैं वो रोटेट कर सकें विद मैक्सिमम लोड कैपेसिटी। तो मैकेनिकल इंजीनियर आई होप कि इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बाकी ये जो बेयरिंग है इसका एप्लीकेशन हमें एक छोटे से लेकर के बड़े बड़े लेवल पर भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए घरों में हमारे सीलिंग फैंस होते हैं, उनमें भी बेयरिंग यूज़ होता है। अदर देन दैट अगर हम लार्ज स्केल में बात करें तो रेलवे और एविएशन सेक्टर में भी इन बेयरिंग्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इन केजेस के एप्लीकेशन की बात किया जाए तो ऑटोमोटिव, रेलवे, एविएशन, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल सेक्टर, इन सभी सेक्टर में आपको इनके एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। इंडिया में तो हमने बात कर लिया कि इनका जो मार्केट शेयर है वो 50 से 60% का है, लेकिन ग्लोबल अगर ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ इनका मार्केट शेयर 6.5% का हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो 4 लोकेशन में इनके अवेलेबल हैं। इंडिया में हम बात करें तो दो जगह पे है, दोनों ही अहमदाबाद में हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा एक जो है तो हमें चाइना में देखने को मिलता है और एक जो है वो हमें रोमानिया में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। वर्ल्ड वाइड बात करें यहाँ पे तो 20 लोकेशंस पर इनके पास वेयर हाउसेस हैं। और सप्लाई प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये 25 कंट्रीज़ में जो है तो अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे टॉप 6 यहाँ पे ग्लोबल बेयरिंग मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो उन सभी को ये जो है तो अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली कंपनी का जो 70% रेवेन्यू है वो यहाँ पे आपको टॉप 6 ग्लोबल बेयरिंग मैन्युफैक्चरर्स से ही आता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री की बात करें ग्लोबल बेयरिंग मार्केट की तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 2021 से लेकर के 2029 तक जो है तो ये 6.4% CAGR से ग्रो कर सकता है ये मार्केट। और अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट की, तो वो 8.3% से ये ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में अपॉर्चुनिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है और उसमें भी अगर इंडिया में कोई मार्केट लीडर है तो आप मान के चल सकते हैं कि वहाँ पे उसकी ग्रोथ लगभग 10% CAGR से देखने को मिल सकती है। तो ऑल एंड ऑल यहाँ पे इंडस्ट्री का ये जो नंबर है और ये कंपनी का जो नंबर है ऑल दो सेक्टर के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई बहुत खास यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे इस आईपीओ का पर्पस देख लेते हैं। तो पहला पर्पस ये है कि कंपनी अपने डेट का पेमेंट करना चाहती है। तो यानी कि आईपीओ के बाद आपको इसका डेट टू इक्विटी रेशियो कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। सेकंड, यहाँ पे कंपनी जो है तो कैपेक्स करना चाहती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है यहाँ पे, स्टिल ठीक ठाक यहाँ पे अमाउंट देखने को मिलते हैं। थर्ड, यहाँ पे अपने कुछ प्रोडक्ट्स का रिपेयर और रिनोवेशन करना चाह रही है, उसके लिए फंड इकट्ठे करेंगे। और फोर्थ हो जाता है यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप की बात करें तो लगभग 99% की होल्डिंग इनके पास है। ये प्री आईपीओ जो है तो यहाँ पे होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। पोस्ट आईपीओ जो है तो यहाँ पे इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 99% से रिड्यूस होकर के 74% के आसपास हो जाएगी।
कंपनी के अगर हम मेजर रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं यूरोप से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी जो है तो हर साल जनरेट करती है। 2022 की बात करें 37% रेवेन्यू यूरोप से आया था। 2021 की बात करें 39% रेवेन्यू जो है यूरोप से देखने को मिला था। और 2020 की अगर हम बात करें तो 38% का रेवेन्यू यूरोप से देखने को मिला। तो यूरोप और इंडिया से यहाँ पे ऑल एंड ऑल यहाँ पे लगभग 66% का रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर हम बात करें तो सोलर ईपीसी जैसा कि मैंने बोला था अभी नेसेंट स्टेज में है, तो कोई खास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 641 यहाँ पे मिलियन रुपीस जो हैं वो सोलर ईपीसी से आ रहे हैं रेवेन्यू, लेकिन इंजीनियरिंग सेगमेंट से यहाँ पे लगभग 8,216 मिलियन रुपीस जो हैं वो इंजीनियरिंग सेगमेंट से आ रहे हैं। एबिटा की बात करें तो यहाँ पे एबिटा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा FY20 से लेकर के FY21 में, लेकिन रेवेन्यू यहाँ फ्लैट से थे क्योंकि यहाँ पे इनके मार्जिन इंप्रूव हो गए थे, इस वजह से एबिटा आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन उसके बाद जो है कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ आई है और हमें एबिटा में भी ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन की बात करें तो 14% का है, कोई बहुत खास ये मार्जिन नहीं है क्योंकि अभी अगर हम पीयर्स से कंपेयर करके मैं दिखाऊंगा तो वहाँ पे पीयर्स के हमें थोड़ा सा बेटर मार्जिन देखने को मिलते हैं। कंपनी के अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जो है वो हमें ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला है। और न सिर्फ इंक्रीज़, यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट हमें डबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं 219 मिलियन रुपीज़ से ये जो है तो बढ़ करके 454 मिलियन रुपीज़ हो गए हैं और वहाँ से बढ़ करके 919 मिलियन रुपीज़ हो चुके हैं। इसको अगर करोड्स में भी देखा जाए तो ये आप मान के चल सकते हैं 21.9 करोड़ रुपीज़ है, 45.4 करोड़ रुपीज़ और 91.9 करोड़ रुपये। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी का कंपैरिजन इनके लिस्टेड पीयर के साथ करें तो आप यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन जो है हर्षा का लगभग 1321 करोड़ रुपए का है। टिमकेन यहाँ पे जो है तो 2200 करोड़ का है। एसकेएफ आप देखेंगे 3600 करोड़ का है। रोलेक्स यहाँ पे 1000 करोड़ के आसपास है। मार्जिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्जिन 14% के देखने को मिलते हैं। अदर देन यहाँ पे पीयर्स के मार्जिन हमें थोड़ा सा बेटर पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यूएशन की, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लिस्टेड पीयर्स हैं तो टिमकेन का जो पी है 69 का है, यहाँ पे 59 का एसकेएफ का है, रोलेक्स 39 का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है सुंदरम के। अब यहाँ पे अगर हम हर्षा की बात करें तो जो यहाँ पे प्राइस है आईपीओ का कट ऑफ प्राइस की अगर हम बात करें तो 330 है। और यहाँ पे हम इनका डाइल्यूटेड ईपीएस अगर हम ले लेते हैं जो कि 11.9 है, तो यहाँ से जो वैल्यूएशन निकल के आते हैं वो 27 पॉइंट समथिंग निकल के आते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू पीयर्स यहाँ पे आपको वैल्यूएशन जो है बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, फेयर प्राइस है। आईपीओ के यहाँ पे प्राइस की बात करें तो 314 से 330 है। आपको कट ऑफ प्राइस में अप्लाई करना है तभी आपको यहाँ पे ये आईपीओ जो है तो वो अलॉट होगा, अदरवाइज़ आप वहाँ पे मिस कर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करें तो आज से यहाँ पे आईपीओ की ओपनिंग शुरू हो चुकी है और 16 सितंबर जो है तो यहाँ पे इसकी लास्ट डेट होगी। अलॉटमेंट का जो फाइनलाइजेशन है वो 21 सितंबर को होगा, रिफंड 22 सितंबर को हो जाएंगे यहाँ पे, और ट्रेडिंग जो है इस स्टॉक की वो 26 सितंबर से शुरू हो जाएगी। अब एक बार इस कंपनी के हम कुछ रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो है कि यहाँ पे कस्टमर कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलता है। 70% से ज़्यादा रेवेन्यू इनको जो है तो टॉप 5 कस्टमर से आते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी कस्टमर जो है अगर ये लूज़ कर जाते हैं तो रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा डिप आपको देखने को मिल सकता है। सेकेंड यहाँ पे रिस्क ये है कि किसी भी कस्टमर के साथ इनका लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि अगर कस्टमर को कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कुछ बेटर प्राइस पर अगर मिल जाए तो हो सकता है कि वो कस्टमर इनकी जगह पर कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी इनके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में हमें एक डिप देखने को मिल सकता है। अदर देन दैट यूरोप का देखेंगे 38% का जो है तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इनके रेवेन्यू में, अभी हमने रिसेंटली देखा। और यूरोप में आप देख सकते हैं कि जो है तो एनर्जी क्राइसिस वगैरह, इन्फ्लेशन वगैरह, इकोनॉमिक स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसकी वजह से इनके बिजनेस पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल जाए। अदर देन दैट यहाँ पे अगर हम बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो सोलर ईपीसी में ये जो है तो एग्रेसिवली यहाँ पे कैपिटल को एम्प्लॉय कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बिजनेस अभी इनका प्रॉफिटेबल हुआ नहीं है, लॉस यहाँ इस सेगमेंट से जो है तो कंपनी को अभी लॉस हो रहा है। और अगर ये कंपनी इस सेगमेंट में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाती है तो ये एक रिस्क हो जाएगा इस कंपनी के लिए। ऑल एंड ऑल अगर यहाँ पे बात किया जाए तो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा आया है, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आईपीओ का एप्लीकेशन हमें देखने को मिला है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल 235 का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे दे सकता है।
फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट में ग्रोथ जो है काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रही है, मार्केट की लीडर है। अदर देन दैट यहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर जो हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में सलाह ले सकते हैं, बट यहाँ पे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली इस आईपीओ के साथ आपको जाना चाहिए और जितने डीमैट अकाउंट हो सकें आप उन सारे डीमैट अकाउंट के साथ अप्लाई कर सकें। याद रखें, जितने भी डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई कर रहे हैं सबका पैन जो है, लिंक जो पैन है वो अलग अलग होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपने अपने पैन से जो लिंक डीमैट अकाउंट है उससे अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद आपके फादर के पैन से लिंक अगर कोई डीमैट अकाउंट है तो आप उससे अप्लाई कर दीजिए, नहीं है तो एक आईपीओ के लिए रख लीजिए। कुछ ऐसे आईपीओ आते हैं जहां आपको एक अच्छी डिमांड देखने को मिले, तो वहां पे आप जो है तो डिफरेंट पैन लिंक डीमैट अकाउंट जो हैं उनसे आप अप्लाई कर सकें और अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा सकें। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।